application in medicine, biotechnological application in medicine.
चलो इसको नोट करो। तो सेकंड वाला पॉइंट में ह्यूमन के बाद क्या लिखा है? ह्यूमन इंसुलिन एंड ब्रिंग अबाउट सम अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट सच एज एलर्जी। मतलब देखो वो ये पहले बताए थे ना कि पहले जो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल, ठीक है। तो पहले का जो इंसुलिन था उससे कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट था ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर, जिसके कारण थोड़ा एलर्जी हो जाता था। वही अनडिजायरेबल थोड़ा साइड इफेक्ट दिखा रहा है जो एलर्जी कॉज करता है। बाकी बात ये डाटा याद रखना 30 एंड 12, ये वाला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, ठीक है। So वो वाला लाइन पे now about 30 recombinant Now about 30 recombinant therapeutic have approved for human use the world over, world over, ठीक है। In India 12 of these are presently being marketed। ठीक है, हाँ सर हो गया। ओके ना। चलो इसको बताते हैं।
नोट करो। यस सर हो गया। इसको इसमें कुछ समझना है, ये तो सब पिछले क्लास हम समझा ही थे, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं समझना, बट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें वो बता देते हैं। एक ये जो पॉइंट हम लिखाए हैं तुम लोग को सामने देखो, ठीक है, कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइसल्फाइड से होता है, ठीक है। और तीसरा होता है कि जब मैच्योर होगा तो उसमें जो एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन है उसको क्या होगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको रिमूव, देखो लिखा रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। इतना, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तुम्हारा पॉइंट वाइज है, ठीक है ना। मतलब ये दो लाइन तुम्हारा बनता है मेडिकल के लिए, ठीक है। चलो इसमें और एक पॉइंट, और दो तीन पॉइंट है जिसमें कुछ कंपनी है जो इसको बनाया था पहले, इली इली लीली एक कंपनी है वही, ठीक है ना, उसको बनाया। हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट है, हाँ चलो इसको नोट करो। इसका एक फिगर है, फिगर हम बना ही देते हैं, ठीक है।
अब पता चल रहा है ए बी कौन है और सी कौन है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया सी पेप्टाइड। पेप्टाइड पेप्टाइड पेप्टाइड, यही है। फिगर बना, इसका कैसे यूज किया गया वो भी बता देते हैं, ठीक है ना। आई मीन फिगर जो अब इसके बाद जो फिगर बनाएंगे वो प्रोसीड्यूर का फिगर होगा। Yes. हो गया, हो गया सुनिधि। Yes, sir. हो गया। ठीक, हम प्रोसेस बता रहे हैं। इसमें समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक पिछले क्लास किए थे, यहाँ तक कोई समझने में प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं, नहीं ना, No, sir. ठीक। कल जो समझाया वही बस है, नोट्स लिखवाना था तो इसीलिए हम इसको, अब जो कल समझाए थे प्लाज्मिड वाला, ऐसे इसको यूज कर रहा है ये सब बनाने के लिए, वो हम तुमको थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग है।
ये पूरा प्रोसेस फिर से हम एक बार समझा देते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे फर्स्ट में हम इकोलाई लेंगे, उसका प्लाज्मिड को निकाल देंगे। प्लाज्मिड को हम कट कर दें, कट करने के बाद वहाँ एक स्टिकी एंड तैयार है। अब हमको निकालना है ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन जो होता है बैक्टीरिया वगैरह से निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन का ही सेल को लेके उसमें उस सेगमेंट को निकालेंगे जो हार्मोन के प्रोड्यूस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस सेगमेंट को काटेंगे और ये जो कटिंग वाला पार्ट है इसमें देखो यहाँ पे ह्यूमन सेल का लिए ह्यूमन इंसुलिन जीन है ये, इसको कट किया और इसके बाद उसको दोनों को क्या कर दिया, हम यहाँ पे स्टिकी कर दिए डीएनए लाइगेज से, ठीक है। यहाँ पे काटे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब दोनों जब मतलब प्लाज्मिड जब ये सेगमेंट इंट्रोड्यूस होगा तो वो रेप्लिकेशन वगैरह स्टार्ट करेगा। अब इसको फिर हम इस एरिया कोलाई, अब ये ई कोलाई आया कहाँ से था, तो जब हम प्लाज्मिड निकाले थे तो वहां पे तो प्लाज्मिड फ्री था ना मेरे पास, उसी बैक्टीरिया में यहाँ देखो लिखे हैं री इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, ठीक है। जैसे री इंट्रोड्यूस कराएंगे तो जितना भी कॉपीज है वो रिकम्बिनेंट होकर मल्टीपल कॉपी बनेगा। फिर मल्टीपल कॉपी को हम लोग फर्मेंटर एक मेथड है, फर्मेंटर के थ्रू उसको अलग करेंगे और फिर मार्केट में निकाल देंगे। बस यही है, ठीक। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, पूछ सकते हो। सर एक बार फिर से बता दो। चलो, इसको पहले नोट कर लिए। यस सर। इसको हम कर लो क्योंकि हम फिर इसको मिटाएंगे, फिर हम अच्छे से समझाएंगे। देखो सबसे फर्स्ट में ह्यूमन इंसुलिन के बारे में हम लोग समझ गए कि ह्यूमन का इंसुलिन जो है, जो हम लोग पहले पेनक्रियाज और पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल से निकालते थे, तो उसका जो है ना कंपोजिशन वो डिफरेंस था किसका, ह्यूमन इंसुलिन से, तो उससे साइड इफेक्ट हो जा रहा था। अब दूसरा साइंटिस्ट के बाद ये समझ नहीं आ रहा तो आखिर वो बनाया जाए कैसे, तो बैक्टीरिया में भी वैसा कुछ नहीं था कि हाँ बैक्टीरिया में इंसुलिन निकालने वाला कोई जीन है तो उसको निकाल लिया, नहीं। किया क्या कि ह्यूमन के ही सेल से वो जीन को निकाला, वो जीन जो ह्यूमन इंसुलिन को बना रहा था। तो सबसे पहले वो निकाल लिया, निकालने के बाद उस जीन को कट कर दिया। अब कट करके रखना तो नहीं है, इसको रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में आता है। रिकॉम्बिनेशन के लिए हमको वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर किसका लिया, ई कोलाई का प्लाज्मिड। देखो यहाँ पे ई कोलाई है प्लाज्मिड विथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उस इस ई कोलाई से प्लाज्मिड डॉक्टर को निकाल लिया। अब निकालने के बाद उसका वही फिर एक सेगमेंट पे इसको कट किया, देखो यहाँ पे कट किया सेगमेंट, तो ये स्टिकी एंड यहाँ पे तैयार हो गया, मीन स्टिकी एंड है। और यहाँ स्टिकी एंड पे जो ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन था, इस दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, लाइगेज कर दिए, दोनों को बाइंड कर दिया। मतलब उस वेक्टर में वो इंसुलिन बनाने वाला भी चला गया। जैसे ही जाएगा उस वहां जाने के बाद फिर से हम बैक्टीरिया, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा तब ना वो ग्रोथ करेगा, क्लोनिंग करेगा, रेप्लिकेशन वगैरह करेगा। तो इस प्लाज्मिड को हम फिर से ई कोलाई में ही डाल दिए, जिससे ई कोलाई से प्लाज्मिड निकाले थे, उसी कोलाई में फिर से हम क्या कर दिए, रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड था जो होना है उसको हम डाल दिए। जब ई कोलाई में चला गया तो उसमें बहुत सारा कॉपी बनाया। अब उस ई कोलाई को हम लोग एक फर्मेंटर्स के थ्रू, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन का कॉपी जो है वो फर्मेंटर मेथड से हम लोग क्या कर लिया और दवाई के फॉर्म में मार्केट में निकाल दिए। बस यही है इसका, समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, ये चीज है, समझे? यही है इसका पूरा मैकेनिज्म। इसलिए ये वाला याद रखना और तुमको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें पूरा क्लियर है। एक तरफ इक्वल एक ह्यूमन, एक तरफ से ह्यूमन जीन, ये सारा तुमको समझ में आ रहा है इंसुलिन। हाँ, एक चीज और ध्यान देना कि जब हम ह्यूमन इंसुलिन का जब हम इस स्ट्रक्चर पता किए तो हम लोग को क्या पता चला कि वो 2 पेप्टाइड से बना होता है, ऐसा ही पता चला। इस टेक्नोलॉजी में जब 2 पेप्टाइड बनाया गया तो 2 पेप्टाइड बनाना था, लेकिन जो निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था, उसमें क्या दिखा, वो एक और एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड वो भी था, तो रिमूव कर दिया। कहने का मतलब कि जो पेप्टाइड बॉन्ड था वो ए एंड बी चेन में था,
सी में नहीं था। तो जब ए बी है तो क्योंकि इंसुलिन का यही है, एग्जैक्टली यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंसुलिन का हम लोग को यही करना है। देखो जैसे ये मैकेनिज्म था, इसमें प्लाज्मिड यूज किया, तो कॉपी जब हो रहा था तो उस कॉपी में हम लोग को ये ध्यान देना है कि कॉपी में क्या ए और बी चेन बन रहा था, नहीं, ए बी सी तीनों बन रहा था, लेकिन फर्मेंटर के हेल्प से वो जो सी था, जो इंसुलिन का कैरेक्टर चेन नहीं है, उसको रिमूव कर दिया, फिर उसको मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। यही प्रोसेस है, बट वहां पे इसमें भी 3 पेप्टाइड बनेगा और वहां पे भी देखे थे 3 पेप्टाइड। अगर उसी 3 पेप्टाइड में एक को रिमूव कर देंगे तो 2 बचेगा, जो कि ह्यूमन इंसुलिन का एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि अभी के तौर पे हम लोग क्या बोलते हैं कि एक तरह का इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो तैयार हो चुका है, यही है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो जीन थेरेपी। ठीक है, इसको समझना क्योंकि जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी है दो तीन पॉइंट है, उससे क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। देखो देखो सबसे पहले जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी है क्या? ठीक है, तो जीन थेरेपी क्या है? देखो यहाँ 3 चीज लिखे हैं। सबसे पहले जीन थेरेपी है क्या, मतलब जीन से सिंपल से जीन तुम्हारे सामने जब ये वर्ड आ रहा तो थेरेपी का मतलब क्या था, किसी चीज को ठीक करना। मान लिया जाए बॉडी में कोई ऐसा डीएनए का सेगमेंट है जो कि वो डिस्टर्ब हो गया, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, तो उसको ठीक करना ही जीन थेरेपी कहते हैं। मतलब कहने का कि मान लो ये सेगमेंट है, इसमें कोई पर्टिकुलर जीन किसी तरह से डिलीट हो गया या म्यूटेंट हो गया, तो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स तो नॉर्मल शो करेगा नहीं। अब इसी को करेक्ट करना है, और उस करेक्शन के लिए, जीन करेक्शन के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं, जो अप्रोचेज यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी। राइट लिखा है, तो वो जीन थेरेपी क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ अप्रोचेज, बहुत सारा अप्रोचेज लगता है जीन के ट्रीटमेंट में, जीन जेनेटिक डिजीज में। और उसमें होता क्या है, तो करेक्ट जीन डिफेक्ट, मतलब अगर किसी कारण कोई जीन खराब हो गया, उससे जो इफेक्ट हो रहा है उसको करेक्ट करना ही क्या कहलाएगा, जीन थेरेपी। मतलब सिंपल है कि अगर किसी बॉडी में किसी कारण बस जेनेटिक डिजीज हो गया है और वो जेनेटिक डिजीज को अगर ठीक करना है तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसी थेरेपी को जीन थेरेपी बोलते हैं। अब जीन थेरेपी भी 2 टाइप का, थोड़ा सा हम इसमें डिटेल जाएंगे, ठीक है, ताकि तुमको समझ में अच्छे से एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अगर जीन थेरेपी की बात करें तो जीन थेरेपी 2 टाइप का होता है, एक होता है जर्मिनल, एक होता है जर्मिनल और एक होता है सोमैटिक, एक होता है सोमैटिक। जर्मिनल का मतलब क्या हो गया, जर्म सेल, जर्म सेल, या हम लोग बोल सकते हैं गैमेट। ठीक है, देखो जब एम्ब्रायनिक वगैरह स्टेज में रहता है, ठीक है ना, उस टाइम पे जो है एक रूटीन चेकअप होता है। जब कोई फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका रूटीन चेकअप होता रहता है। मतलब कि इतना ज्यादा साइंस एडवांस हो चुका है कि उस पीरियड में ही चेक कर लेते हैं कि उसके क्रोमोसोम में किसी तरह का तो एबनॉर्मलिटीज नहीं है। अगर क्रोमोसोम में किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होने का खतरा होता है, तो पहले ही चेक कर लेते हैं। तो अगर जर्म सेल में अगर कुछ डिफेक्ट पता चलता है और अगर उसमें हम ट्रीट करते हैं तो वो जर्मिनल जीन थेरेपी कहलाएगा। और सोमेटिक में हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी सेल का अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक कर रहे हैं या उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक। तो ये जर्म सेल के लिए ट्रीटमेंट हो गया, और ये बॉडी सेल के लिए, बॉडी सेल का जो जीन है उसके ट्रीटमेंट को हम लोग सोमेटिक जीन थेरेपी बोलते हैं, और उसके को बोलते हैं जर्मिनल जीन थेरेपी। ठीक है, अब देखो जीन थेरेपी भी जो होता है, दो टू डिफरेंट लेवल से कैटेगराइज किया गया, टू डिफरेंट। एक है तुम्हारा एम्ब्रायोनिक स्टेज और एक होता है पेशेंट लेवल, या एम्ब्रायोनिक लेवल एंड
पेसेंट लेवल। देखो एम्ब्रायनिक लेवल में क्या होता है कि अगर जाइगोट, क्योंकि पोस्ट एम्ब्राय के पहले जाइगोट में अगर जिनका ट्रीटमेंट जाइगोट स्टेज में, जो हम बता रहे थे तुमको कि जर्म सेल मतलब सेक्स सेल, ठीक है, तो जाइगोट के कंडीशन में जाइगोट के टाइम पे अगर हम उसका ट्रीटमेंट या थेरेपी कर दे और उसको ठीक कर ले, उसके जिन के डिफेक्ट को ठीक कर ले, म्यूटेंट को ठीक कर ले, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायनिक लेवल में, ठीक है। लेकिन पेशेंट लेवल में एक्चुअली क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर टिश्यू हो गया, कोई पर्टिकुलर सेल हो गया, मतलब एक तरह का ये दोनों का इंटरचेंजेबल बोल सकते हैं कि नहीं, जैसे सोमेटिक में बॉडी सेल, वैसे उसी तरह पेशेंट लेवल में अगर हम बात करें या फिर पेशेंट थेरेपी बोले, तो इसमें जो होता है वो टिश्यू लेवल पे वर्क होता है, मतलब बॉडी के अंदर में टिश्यू लेवल है उस पर वर्क होता है। और इसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है स्कीड, सॉरी एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं एडीए डिफिशियंसी। एडीए डिफिशियंसी, देखो एडीए डिफिशियंसी क्या है, ठीक है, पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतारना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बारे में तुमको बताएंगे, क्योंकि बहुत कैंसर वगैरह में भी पेशेंट लेवल पे ही होता है कि नहीं, बोलते हैं कैंसर में जीन थेरेपी देता है, तो वो हो गया तुम्हारा पेशेंट लेवल से। एक एंजाइम को करेक्शन करना है, वो हो गया तुम्हारा जीन लेवल से, सॉरी पेशेंट लेवल से। तो इस तरह का ये इसमें होता है। और जैसे ट्यूमर हो गया, ठीक है, ट्यूमर के केस में भी जो थेरेपी चलता है वो सब पेशेंट लेवल से चलता है, वो मतलब वो टिश्यू वगैरह में बात कर रहे हैं, जर्म सेल में बात नहीं कर रहे हैं, एक तरह का बॉडी के अंदर में जो होना है वहां पे होगा, इसलिए इसको पेशेंट लेवल पे जीन थेरेपी बोला जाता है। इसको नोट करो, क्योंकि हम पेशेंट लेवल पे ही जो हम बता रहे हैं एडीए डिफिशियंसी या स्किड क्या होता है वो हम बताते हैं। यस सर हो गया ना, चलो अब यहाँ पे जो हम स्कीड लिख रहे हैं SCID, ये है क्या, देखो स्कीड इज अ सीवियर सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी में क्या होता है कि टी सेल का बनना जो है वो बंद हो जाएगा। आखिर ये क्यों होगा, हम क्या बता रहे हैं स्कीड, चलो इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। तो पेशेंट लेवल से याद करना, पेशेंट लेवल में ऐसा होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हम तुमको यहाँ पे हम लोग ADA के बारे में जान रहे हैं, बट ये SCID है, ठीक है। हम SCID क्यों लिखे, क्योंकि ये होता है सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी। ये जो होता है आखिर होता किसके कारण से है, तो बॉडी में आई मीन लिम्फोसाइट्स में एक एंजाइम बनता है एडेनोसिन डीएमिनेज। एडेनोसिन डी, ये एंजाइम का क्या काम है, तो इस एंजाइम का काम होता है हेल्पर टी सेल को फॉर्म करना, और ये हेल्पर टी सेल वर्क नहीं कर पाएगा, फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो जो पैथोजन अटैक करता है उससे हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, या फिर जिस पर्सन को होता है वो नहीं कर सकता है। तो हम क्या होता है स्कीड के कारण, किसके कारण होगा, तो एडीए डिफिशियंसी, मतलब ये एंजाइम का बनना बंद हो जाता है। तो इस केस में हम लोग जीन थेरेपी का यूज करते हैं, क्योंकि जीन थेरेपी पेशेंट लेवल पे जीन थेरेपी एडीए के बारे में दिया है। ये कब हुआ था, तो 1990 में 4 इयर्स ओल्ड एक गर्ल थी, छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, उसमें इस तरह का डिजीज देखा गया। उसमें देखा गया कि उसको स्कीड हुआ है, और पता चला ये कैसे होता है, तो पता चला कि उसमें पर्टिकुलर टाइप का जो एंजाइम है जो लिम्फोसाइट्स ही बनाता है, ठीक है, लिम्फोसाइट सेल ही बनाता है, और उसका जो बनाने वाला एंजाइम का जो जीन है वो डिफेक्ट हो गया है, आई मीन वो एबनॉर्मल हो गया है, जिसके कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब सपोज दैट कि ये मान लिया जाए ल्यूकोसाइट्स का डीएनए के अंदर में एक सेगमेंट है, और ये सेगमेंट, ये देखो ये सेगमेंट ये एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा एंजाइम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जीन होगा, और जीन होगा तो आरएनए बनाएगा, और आरएनए बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। चलो बताते हैं, जीन होगा तो डीएनए होगा, डीएनए होगा तो आरएनए बनाएगा,
और ये प्रोटीन बनेगा। अब ये प्रोटीन बनेगा तभी ये जो एंजाइम है बनेगा और वो काम करेगा। तो सोचो इस एंजाइम को बनाने के लिए इस प्रोटीन का बनना जरूरी है। प्रोटीन के लिए आरएनए और आरएनए के लिए डीएनए, और डीएनए जो है वो क्या जीन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये जीन ही किसी तरह से म्यूटेंट हो गया, मान लेते हैं जीन ही किसी तरह से म्यूटेंट हो गया या डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया जो ये एंजाइम बना रहा था, तो क्या ये एंजाइम बना पाएगा? एंजाइम बनेगा नहीं, और एंजाइम बनेगा नहीं तो टी सेल वगैरह का जो लिम्फोसाइट्स का जो टी सेल होता है वो सही से फंक्शनिंग करेगा नहीं, और फंक्शनिंग करेगा नहीं जो भी पर्सन को ये होगा तो उसमें जो भी मतलब एक तरह का बोल सकते हैं फाइट, उसके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो नहीं पाएगा, जिस कारण उसको दिक्कत होगा। तो ये एंजाइम बनाने के लिए देखो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है कि टी सेल का, जिसको हम लिम्फोसाइट सेल बोलते हैं, उसका एक पार्ट होता है जो वो खराब हो जाता है, किसी कारण म्यूटेंट कर जाएगा। अब इसी को ठीक करने के लिए ही जीन थेरेपी का मेथड को यूज किया गया, अप्रोच को यूज किया गया। इसमें होता क्या है, दो तरीका है। या तो हम लोग मान लो ये मतलब डीएनए है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि ये जीन बना रहा है एडीए एंजाइम का, और इस पे हम इस पे मतलब इस लिम्फोसाइट्स पे, या बोल सकते हो ये जो सेगमेंट है इस पे हम वो जीन को, अगर मान लो ये म्यूटेंट हो गया है और ये काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा रिप्लेस करके उस टाइप का जीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे, वही प्लाज्मिड की तरह जैसे काम करते हुए। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज्यादा मतलब बोल सकते सर्टेन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा पड़ता है, सब करा नहीं सकता है। एक ये मेथड है कि दूसरा है कि लिम्फोसाइट्स, जैसे मान लो ये लिम्फोसाइट सेल है, लिम्फोसाइट सेल, इसमें कोई दूसरा लिम्फोसाइट सेल में ये जीन है। अब इस जीन को बोन मैरो में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमारा जो डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी का फॉर्मेशन का साइट है कौन है, बोन मैरो। तो डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे और ये एंजाइम रिलीज करके बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स को बनाने का काम करेगा। ये दो है, एक तो एंजाइम के जीन को ही हटा दो, या तो लिम्फोसाइट्स ही कल्चर कर दो बोन मैरो में। लेकिन ये दोनों एग्जैक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का एक लाइफ स्पैन है। अगर वो लाइफ स्पैन लिम्फोसाइट्स का खत्म हो गया तो बोन मैरो में जो डाले वो भी खत्म हो जाएगा ना, वो खत्म होगा तो एंजाइम बना नहीं पाएगा। ये दोनों मैकेनिज्म होता है, बट ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है ये चीजें। लेकिन इसका परमानेंट क्योर, इस केस में तो परमानेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा देखा गया। लेकिन इसमें परमानेंट है, लेकिन इसका दिक्कत है कि एक लिमिटेड टाइम है, उस टाइम पे ही वो सॉरी जब तक वो रहेगा तब तक होगा, और लिमिटेड टाइम मतलब इसका लाइफ स्पान, अगर इसका लाइफ स्पान खराब हो गया तो बोन मैरो का कोई काम नहीं देने वाला, बोन मैरो को कोई काम ही नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्या करेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देंगे, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बोन मैरो है, न्यू बोन मैरो है, उसको अर्लियर ही एम्ब्रायनिक स्टेज में भी बोल सकते हैं, या फिर अर्लियर ही उसको क्या करना पड़ेगा कि वो जो बोन, क्योंकि ये बोन मैरो अल्टीमेटली बोन मैरो में मतलब बोन मैरो का डिफेक्ट होगा, बोन मैरो के उठाएंगे और उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इसका परमानेंट क्योर के लिए बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होगा, नहीं तो ये दोनों मेथड से काम कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड है कि डायरेक्टली हम लोग बोन मैरो में ये लिम्फोसाइट्स को कल्चर कर दें, और यानी तो जो जीन है लिम्फोसाइट्स उसी को कहीं दूसरे जीन के साथ रिप्लेस करके वहां पे बना दे, जो कि वेक्टर वगैरह का जरूरत है। एक और चीज जानो, वेक्टर के केस में यहाँ पे रेट्रोवायरस का यूज होता है, और रेट्रोवायरस वो क्या है, तो रेट्रोवायरस इज अ क्या, रेट्रोवायरस इज अ पैथोजन ऑफ एड्स, उसका है। तो रेट्रोवायरस को भी एज ए वेक्टर लेके कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली लिम्फोसाइट्स वगैरह का से रिलेट करता है। यही है तुम्हारा एडीए। जैसे ही लिम्फोसाइट्स कल्चर करेंगे या ये मेथड करेंगे या ट्रांसप्लांट ऑफ बोन मैरो करेंगे, तो वो जो जीन में इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, और वहां पे नया जीन मिलेगा, और वो एंजाइम निकलना स्टार्ट, वही ये एंजाइम निकलना स्टार्ट, और ये एंजाइम डायरेक्टली बोन मैरो पे काम करेगा और टी सेल और बी सेल को बनाना स्टार्ट करेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये डिजीज हो जाता है। डिजीज एक्चुअली स्कीड है, बट किसके डिफिशिएंसी से, इस एंजाइम के डिफिशिएंसी से, बस यही है। पूछो इसमें कुछ, समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि फिर से बताए। देखो इसमें जो पूछ जानने वाला है
ये कब ईयर में कितने साल के बच्ची को हुआ था, किस एंजाइम के डिफिशियंसी से ये होता है, बस और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है। और हाँ, इसका परमानेंट क्योर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। यही 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। ठीक है। ये तो कहीं है नहीं, एसिड जो है ये कहीं भी मेंशन नहीं है, तो एसिड को तुम ये भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, बट हम लिखवा दिए जान के कि चलो ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। होंगे सर। हो गया ना, समझ गए इसको? ठीक है, चलो हम थोड़ा सा इसका लिखवा देते हैं जहां तक होता है आज। ठीक है,
हो गया? यस सर हो गया। हाँ सर। देखो ये लास्ट वाला जो है बस ये इसका मेन पर्पस जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेमोफीलिया, ये सब डिजीज के लिए भी ये सब यूज होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये 2 लेवल पे होता है, एक एम्ब्रायोनिक और एक पेशेंट लेवल, वो भी लिखा देते हैं। इसको नोट कर लो। देखो इसमें पेशेंट लेवल पे जो इसका कैटेगराइजेशन है तो वो ट्यूमर बेसिस है, कैंसर बेसिस है, मतलब कैंसर का थेरेपी बेसिस हो सकता है, ट्यूमर का भी हो सकता है, एंड एडीए, तो मेनली हम लोग को एडीए पढ़ना है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, मतलब उसको में लिखवाना है तो वो नेक्स्ट क्लास हम लिखवा देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो। हो गया सर। यस ठीक। सर हो गया।
तो ठीक है, एक चीज तुम लोग से पूछना था, बताओ कि चैप्टर तो ज्यादा तो बचा नहीं है, 2 चैप्टर ही ज्यादा, 2 ही चैप्टर है इसके बाद अकॉर्डिंग टू हमारा सीबीएसई जो इस बार रिड्यूस किया है। तो और जो बचेगा, जैसे 2 से 3 चैप्टर और बचेगा, जैसे स्ट्रेटजीज बच जाएगा, ठीक है। और इकोसिस्टम में जो, सॉरी, इकोलॉजी में जो है उसमें 2 ही चैप्टर पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है। तो क्या उसको कंटिन्यू पढ़ा दे या फिर पहले सिलेबस खत्म कर दे फिर और वो सब पढ़ाना हो? बताओ। सर तो पहले पहले सिलेबस सिलेबस ही खत्म। खत्म। ठीक है, पहले सिलेबस हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा 2 चैप्टर है जो, उसमें तो खैर बहुत, मतलब वो तो नोटेबल चीज है, क्योंकि नोट्स वगैरह उसमें ज्यादा बनेगा, समझना उसमें थोड़ा कम है, ठीक है ना। और बायोटेक अभी 1-2 क्लास और चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम वो 2 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे फिर, क्योंकि देखो उसमें जो इम्पोर्टेंट, जैसे इकोसिस्टम को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और डाइवर्सिटी, सॉरी, और इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, सॉरी सॉरी, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो ये 2 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर को हटा दिया। बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ डाटा है, उसमें टू द पॉइंट नोट्स ही बनेगा, उसमें कुछ ऐसा समझाने के लिए है नहीं, ठीक है। उसमें कुछ कुछ जो है वो समझाते रहेंगे, लेकिन इकोसिस्टम वो कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है कि कैसे क्या होता है, नहीं होता, जो भी टॉपिक है वो कॉन्सेप्चुअल है। तो पहले ठीक है, सिलेबस खत्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आई थिंक, हमको लगता है ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। उसके बाद जो, क्योंकि बहुत टाइम बचने वाला है, हमको लग रहा है इधर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो रहेगा टाइम हम लोग का। तो उस टाइम पे जो प्रीवियस जो भी छोटा वगैरह है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग, क्योंकि ये मेडिकल में तो सिलेबस वगैरह घटाया है नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए पता नहीं, अभी तक तो जारी नहीं किया जब तक न्यू फॉर्म नहीं भरा आता है। प्रीवियस एग्जाम अभी तक नहीं लिया है तो ये क्या होने वाला है, ठीक है। सो उसको तुम्हें, क्योंकि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो टॉपिक को छोड़ा, जैसे इकोसिस्टम क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बायोडाइवर्सिटी से 2-3 क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आता है, उस पूरे यूनिट में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। और जो क्वेश्चन पूछने वाला था, इन्वायरमेंटल इशू को हटा दिया, इकोसिस्टम हटा दिया, ऑर्गेनिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी, शायद 2 चैप्टर जो भी है, क्योंकि वो चारों चैप्टर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल के लिए, इसीलिए हम बोले तो जो होगा वो पहले कंप्लीट करके फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी वाली प्रोडक्शन वगैरह का नोट्स भी लिखाना बाकी है, तो उसको हम लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास आगे आगे और शायद 1-2 टॉपिक है, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है।